बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का 6 लेक्चर स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इस चैप्टर के स्टार्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब हमने पार्ट स्टार्ट किया था, वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर स्टडी किया था। और वहाँ मैंने बैटरी का आपको एक फंक्शन समझाया था कि अगर किसी कंडक्टर के साथ हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई तो इसका मतलब उसके अंदर चार्जेस रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, नेट इफेक्ट जीरो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है। जब हम उस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी उसमें मौजूद सारे चार्जेस को पुश करती होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इस तरह ये सर्किट चलता रहता है। और मैंने वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि बैटरी चार्जेस को यूनी डायरेक्शनल कर देती होती है, वो जो उनकी रैंडम मोशन थी उसको अब उसने यूनी डायरेक्शनल कर दी। आज हम लोग इस बैटरी के काम को मजीद समझते हैं। जिस तरह मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पास किसी किस्म की कोई एनर्जी मौजूद नहीं है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ, इसका मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट करके इसको मैं सर्टेन हाइट पर लेकर जाता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट किया और इसको सर्टेन हाइट पर लेकर गया, अब इसके पास एनर्जी आ गई है। अब मुझे कैसे पता चला? जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, ये जमीन की तरफ खुद ही आता है। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट करता हुआ ये जमीन की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट किया, इसके पास एनर्जी आ गई। जो काम मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने किया, यही काम चार्जेस के लिए बैटरी करती है। और मैंने सर्किट को ड्रॉ भी इस तरह से किया ताकि मैं ग्रेविटी से इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकूं। मैं इस सर्किट को हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको वर्टिकली ड्रॉ किया और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर रखा, मतलब ये हाई पोटेंशियल, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे रखा, मतलब ये लो पोटेंशियल पर है। अब सपोज कर लेते हैं इसमें वैसे तो लातादार किस्म के चार्जेस मौजूद हैं। हम इन चार्जेस को स्टडी करने के लिए सपोज करते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या एट लो पोटेंशियल, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ा होता है। जो ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ा था उसके पास कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह इस चार्ज के पास भी एनर्जी नहीं है। मैंने वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट किया और उसको सर्टेन हाइट पर लेकर गया, बिल्कुल इसी तरह बैटरी वर्क डन ऑन द चार्ज करेगी और इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। वर्क डन ऑन द चार्ज जब करेगी तो चार्ज को लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल पर ले जाएगी। अब चार्ज जो है लो से हाई तो चीजें खुद नहीं जाती, उनको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने एनर्जी दी और वो हाई पोटेंशियल पर चला गया और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बिल्कुल इसी तरह बैटरी जब इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी, वर्क डन ऑन द चार्ज करके इसे उठाएगी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब इस चार्ज के पास एनर्जी आ गई है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बैटरी ने वर्क डन ऑन द चार्ज किया। अब यही चार्ज अपनी एनर्जी लेकर सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस के पास रह जाएगा, जिसे हम लोड भी कहते हैं, जहां आकर ये अपनी एनर्जी जो इसने बैटरी से गेन की लॉस कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मैंने ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, ऑब्जेक्ट ने एनर्जी गेन की और जब ये नीचे आएगा अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। तो यही चार्ज यहाँ पर अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद फिर वापस जो है बैटरी के लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। बैटरी दोबारा वर्क डन ऑन द चार्ज करेगी, इसे उठाएगी फ्रॉम लो पोटेंशियल और फेंक देगी हाई पोटेंशियल पे। जब ये हाई पोटेंशियल पर जाएगा, अब चार्ज के पास एनर्जी आ गई, ये चार्ज सर्किट में जाएगा, अपनी एनर्जी लॉस करके वापस बैटरी के पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए एक चार्ज लिया। इसी तरह लातादाद चार्जेस जो है इसके अंदर सर्किट के अंदर मौजूद हैं, जो मुसलसल बैटरी से एनर्जी ले रही हैं। वो एनर्जी बैटरी से लेते हैं, यही वजह है कि हम कहते हैं बैटरी सोर्स ऑफ करंट, और सर्किट में जाके अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। अब जितनी बैटरी यहाँ से एनर्जी देगी उतनी ही चार्जेस एनर्जी यहाँ पर आकर सर्किट में लॉस कर देंगे।
According to law of conservation of energy, energy supplied by the battery is equal to energy dissipated by the charge. जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतनी एनर्जी जो है वो चार्ज डिसिपेट करके वापस बैटरी के पास आ जाएगा। इसका मतलब आज हम लोगों ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझा कि बैटरी चार्जेस को यूनिडायरेक्शनल करने के साथ साथ बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती होती है। तो ये दो काम है बैटरी के सर्किट में, एक तो चार्जेस को यूनिडायरेक्शनल करती है और दूसरा जो है बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। देखें यहां हमने देखा एनर्जी भी वर्क डन ही है, वर्क डन ऑन द चार्ज बैटरी के अंदर है और वर्क डन बाय द चार्ज सर्किट के अंदर है, लोड के पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन अगर हम लोग वर्क को या एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करें तो फिर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ वर्क, और हम जानते हैं रेट ऑफ वर्क जो है वो पावर कहलाता होता है। क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है किसी बैटरी की जो एफिशिएंसी का पता चलता होता है वो सिर्फ एनर्जी गिवन से पता नहीं चलता, बल्कि जब हम लोग वर्क को या एनर्जी गिवन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करेंगे तो फिर हमें बैटरी की एफिशिएंसी का पता चलेगा। तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छी टर्म है हम एनर्जी की बजाय वर्क यूज करें, पावर यूज करें। तो एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो हमारे पास पावर का फार्मूला सिंपल है W/T। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला पोटेंशियल V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q जो है वो वर्क इक्वल होगा। जब हम इसे टाइम पे डिवाइड करेंगे V तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास डेल्टा Q/डेल्टा T है ये हमारे पास I के इक्वल है, तो ये फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू VI। इस फार्मूले में रेजिस्टेंस नहीं है, पावर डिसिपेट होगी रेजिस्टेंस में। इसका मतलब ये हमारे पास वो पावर है जो बैटरी चार्ज को सप्लाई कर रही है, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल होता है IR के। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में V की जगह पर IR पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और ये पावर डिसिपेटेड है जो यहाँ रेजिस्टेंस में डिसिपेट है। और याद रहे ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे चल के हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में करंट सेम होता है थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर पावर का रिलेशन जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट बनता है। इसका मतलब जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में वो पावर भी ज्यादा डिसिपेट करेगा। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 5 ओम वाली जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा पावर डिसिपेट कर रही होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब अगर हम लोग इस फार्मूले से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, अगर हम लोग यहां से I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल आता है V/R के। तो अब जब मैं I की जगह पर V/R पुट करूंगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू V²/R। अब ये फार्मूला भी पावर डिसिपेशन का है, लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों सब में करंट डिवाइड होता है पाथ डिवाइड होने की वजह से, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट कर दें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट होती है तो फिर पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ जो है वो इनवर्स होता है। 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, तीन रेजिस्टेंसेस में से सबसे ज्यादा पावर वो डिसिपेट कर रही होगी जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब 3 ओम वाली रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा पावर डिसिपेट कर रही होगी। तो ये दोनों फार्मूलास हमारे पास दोनों पावर डिसिपेटेड के हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और दूसरा हमारे पास जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने एफएससी में नहीं पढ़ा हुआ। आपने पावर डिलीवर्ड के बारे में पढ़ा, आपने पावर डिसिपेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके अलावा एक और पावर भी होती है जिसको हम पावर रेटेड कहते होते हैं या रेटेड पावर कहते हैं। अब रेटेड पावर हमारे पास इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पर हम लोग मार्केट से कोई अप्लायंस परचेज करके आते हैं, इवन के हम लोग जो है एक बल्ब भी अगर परचेज करके आए
तो उसके बल्ब के ऊपर जो है पावर लिखी होती है। जैसे हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब होता है, एक 20 वाट का बल्ब होता है, 200 वाट का बल्ब होता है। जो पावर जो है उसके ऊपर मेंशन है डब्बे के ऊपर, उसे कहा जाता है रेटेड पावर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर बल्ब डब्बे के ऊपर 100 वाट मेंशन है तो वो 100 वाट रेटेड पावर कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पर रेटेड पावर का कुछ जो है कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बता दी हैं, जो कि आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर ये बार बार यूज होंगे। पावर रेटेड जो है ये इक्वल होगी रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब ये रेटेड वोल्टेज भी डब्बे के ऊपर मेंशन होती है और आमतौर पर रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट ली जाती है। तो अगर मैं रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट पुट करूं तो मेरे पास जो रेटेड पावर का दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास ये बन जाता होता है, रेटेड पावर इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर डिसिपेशन और पावर रेटेड का रिलेशन। वो हमारे पास है अप्लाइड वोल्टेज। वो वोल्टेज जो हम बल्ब को अप्लाई करती हैं वो अप्लाइड वोल्टेज कहलाएगी। रेटेड पावर जो उसके बॉक्स के ऊपर मेंशन थी, पावर डिसिपेट कितनी करेगा, और रेटेड पावर जो उसके बॉक्स पर लिखी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज तो फिक्स है 220 वोल्ट, रेटेड पावर भी फिक्स होती है जो कि डब्बे के ऊपर लिखी होती है। तो फिर पावर डिसिपेशन डिपेंड करेगी अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। अप्लाइड वोल्टेज देखें, हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होती है। वो कौन सी वोल्टेज डिवाइड होती है? हम जो बैटरी के जरिए हर रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हर रेजिस्टेंस के पास अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंट होगी। रेटेड पावर तो सेम है और रेटेड वोल्टेज भी सेम है, तो जिसकी अप्लाइड वोल्टेज जिसके पास कम जाएगी, पावर डिसिपेशन वो ज्यादा होगी। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसके पास वोल्टेज भी ज्यादा जाएगी, तो फिर जिसकी वोल्टेज जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो पावर डिसिपेट भी ज्यादा कर रहा होगा। इसमें हमारे पास जो है हम लोग यहाँ से एक एमसीक्यूज के जरिए पावर डिसिपेशन और रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सपोज कर लें हम लोगों ने एक बल्ब लिया और उस बल्ब के ऊपर जो है 100 वाट मेंशन था। ये 100 वाट मेरे पास कहलाएगी रेटेड पावर, और रेटेड वोल्टेज हमें गिवन थी 220 वोल्ट। कितनी पावर डिसिपेट करेगा? अब देखें हम लोग वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रही हैं, 110 वोल्ट, जबकि हमारे घरों में जो अप्लाइड वोल्टेज आ रही होती है वो 220 वोल्ट आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 220 वोल्ट पुट कर दूं तो फिर अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज जो है हमारे पास वो इक्वल आ जाएगी। तो जब ये इक्वल आएगी, ये कैंसिल आउट, तो फिर पावर डिसिपेटेड भी पावर रेटेड के इक्वल आ जाएगी। जितनी रेटेड पावर होगी उतनी वो पावर डिसिपेट कर रहा होगा। तो यही वजह है कि हमारे घर में तो सारी अप्लायंसेस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो जो हम 100 वाट का बल्ब बाजार से परचेज करके आते हैं उस पे रेटेड वोल्टेज भी 220 वोल्ट लिखी होती है और अप्लाइड वोल्टेज भी 220 होती है। तो रेटेड वोल्टेज अगर 100 रेटेड पावर अगर 100 वाट है तो पावर डिसिपेशन भी वो 100 वाट ही कर रहा होता है, क्योंकि वोल्टेज तो सबको सेम मिल रही होती है। तो रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल होती हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती होती है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि जो हमारे घरों में अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू, यहां अप्लाइड वोल्टेज तो 110 वोल्ट है और 110 वोल्ट का स्क्वायर का मतलब हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, और रेटेड पावर हमारे पास 220 वोल्ट, इसका भी स्क्वायर है मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाय 220, और इसके अंत जो हमारे पास रेटेड पावर गिवन है वो हमें 100 गिवन है। ये दो जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हमारे पास 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 121 100, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 25 वाट आता है। इसका मतलब ये 25 वाट पावर डिसिपेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वो कम पावर डिसिपेट कर रहा होगा। अंडरस्टूड बात है, जब वोल्टेज भी कम है तो फिर पावर भी कम डिसिपेट कर रहा होगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। देखें फिजिक्स में सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हमने डिफरेंट चीजों के स्टडी करनी है। स्प्रिंग्स के सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करने हैं। इससे पहले हमने रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को स्टडी किए हैं, और इसी तरह हम कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग बल्ब के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने हैं, जिसमें हमें रेजिस्टेंस को देखना है और उनकी पावर्स को देखना है। एक कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि पावर दो किस्म की है, एक डिसिपेटेड पावर है और एक हमारे पास रेटेड पावर है।
अगर मेरे पास 3 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हों तो पावर डिसिपेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मेरे पास 3 बल्ब्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो पावर डिसिपेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी तरह रेटेड पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पर भी रेटेड पावर ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद फिर हम इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर कर लेंगे। देखिए मेरे पास 3 बल्ब्स हैं। फर्स्ट बल्ब की पावर सपोज कर रहे हैं P1, सेकंड की P2 और थर्ड की हमारे पास P3 है। पावर डिसिपेशन हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तीनों बल्ब्स के जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर तीनों हमारे पास आइडेंटिकल बल्ब्स है, मतलब ये भी हमारे पास जो पावर डिसिपेट कर रहा है वो 100 वाट कर रहा है, ये भी 100 वाट कर रहा है, ये भी 100 वाट कर रहा है, तो फिर हम टोटल पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। कल सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस की बात हो रही थी तो मैंने वहां पर एक पॉइंट समझाया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मिसाल के तौर पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस, एक 20 ओम की रेजिस्टेंस और एक 30 ओम की रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट इन तीनों में जो सबसे बड़ी 30 ओम है इससे भी बड़ी होगी। अगर यहां पर हमारे पास 3 बल्ब्स लगे हुए हैं और डिफरेंट पावर डिसिपेशन के बल्ब्स हैं तो टोटल पावर जो है सबसे बड़ी पावर वाला जो बल्ब है उससे भी हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी। तो ये बात मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। अब हम बात करते हैं कि रेटेड पावर की, कि अगर बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो रेटेड पावर कैसे फाइंड करेंगे। याद रहे ये रेजिस्टेंस का उलट है। रेजिस्टेंस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम की थी वो सारे रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड किया था जैसे इसको ऐड कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था रेजिस्टर के केस में, जबकि बल्ब्स के केस में ऐसा हम जो है किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। टोटल पावर जो है वो इक्वल होगी 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। अगर हमारे पास 2 बल्ब्स हों, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा रेजिस्टर के केस में, बल्ब के केस में, कैपेसिटर के केस में, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें एक शॉर्टकट लाजमी तौर पे हम स्टडी करेंगे फॉर 2 बल्ब्स। ऐसा सीरीज में नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते थे प्रोडक्ट ओवर सम। अगर 2 बल्ब्स गिवन हैं और उनकी हम लोगों ने रेटेड पावर मालूम करनी है, इक्विवेलेंट रेटेड पावर मालूम करनी है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और आइडेंटिकल बल्ब्स के लिए हमारे पास जो टोटल पावर है वो इसके इक्वल आ जाएगी। सॉरी मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, मैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ। हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें इस तरह का फार्मूला बन रहा होगा उस पे हम ये फार्मूला लाजमी तौर पे स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट ओवर सम। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा हो रहा है, रेजिस्टर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा हो रहा था। तो ये मैं गलती से बता रहा था। इस तरह याद रखना है, जिस भी कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला बन रहा होगा, चाहे वो सीरीज में बन रहा हो चाहे वो पैरेलल में बन रहा हो, तो हम ये 2 डिफरेंट बल्ब्स की बात करेंगे। आइडेंटिकल के लिए सीरीज में ये NP है, किसके लिए, पावर डिसिपेशन के लिए, जबकि पावर रेटेड के लिए P/N होगा। अब ये है टोटल पावर, पावर डिसिपेशन के केस में, ये है टोटल पावर पावर रेटेड के केस में। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कहीं पे भी पावर डिसिपेशन और पावर रेटेड इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होती है। जब वोल्टेज डिवाइड होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला V²R, वोल्टेज डिवाइड तो पावर भी डिफरेंट होगी, चाहे वो रेटेड पावर है चाहे हमारे पास वो डिसिपेट पावर है। तीनों के पास जो रेटेड पावर है वो डिफरेंट, तीनों के पास पावर डिसिपेशन भी डिफरेंट, तीनों के पास जो रेटेड वोल्टेज है वो भी डिफरेंट है, और तीनों के पास जो वोल्टेज डिसिपेटेड है वो भी हमारे पास डिफरेंट है। मूव करते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। अब हमारे पास वही 3 बल्ब्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम पावर डिसिपेशन की बात करते हैं। यहां से एक बात रिजल्ट सामने आ गया, सीरीज में कनेक्टेड हो बल्ब या पैरेलल में कनेक्टेड हो, पावर डिसिपेशन के सारे फार्मूलाज सेम होंगे। देखें यहां पर आपने टोटल एनपी पढ़ा, यहां पर भी टोटल एनपी की इक्वल आया, यहां पर भी टोटल वोल्टेज इंडिविजुअल से ग्रेटर, यहां पर भी टोटल वोल्टेज जो है वो इंडिविजुअल से ग्रेटर। डिफरेंस किस में आएगा, रेटेड पावर में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तीनों की पावर्स को हम लोग ऐड करेंगे
सिंपली अगर हमारे पास आइडेंटिकल से रेजिस्टर्स हैं तो फिर टोटल पावर मालूम करने के लिए एनपी यूज करेंगे और टोटल पावर जो है वो इंडिविजुअल से यहां पर जो है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज सेम होती है, तो जब वोल्टेज सेम होगी तो फिर पावर जो है वो हर एक के पास सेम होगी। इसका मतलब डिसिपेटेड पावर और रेटेड पावर भी दोनों की सेम, डिसिपेटेड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज भी हमारे पास जो है वो दोनों की सेम होगी। अब दोबारा हम एक और बात यहां पर समझते हैं, डिसिपेशन का कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट दोनों में डिफरेंट है। देखें जहां पर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आइडेंटिकल के लिए हमारे पास फार्मूला बना था वो P/N बना था, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास आइडेंटिकल का फार्मूला बना है वो हमारे पास बना है NP। अब इस फार्मूले की और इस फार्मूले की, क्योंकि इसमें भी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और इसमें भी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, अगर इन दोनों की रेशो मालूम करें, सीरीज ये हमारे पास सीरीज का और ये हमारे पास पैरेलल का, देखिए पैरेलल में वैल्यू ग्रेटर है, सीरीज में क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होगी। तो पैरेलल ओवर सीरीज टोटल वोल्टेज को अगर हम लोग डिवाइड करें तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास फार्मूला n² बन जाएगा। याद रहे ऐसी रेशियो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के केस में भी पढ़ी थी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, देखिए ये टॉपिक आपकी बुक में जो इलेक्ट्रिकल पावर का था वो एक लिमिटेड जो है कॉन्सेप्ट गिवन था, लेकिन ये हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप न्यू टर्म्स रेटेड पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आप जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पढ़ रहे हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, कौन सा बल्ब कम ब्राइटर होगा, इसी तरह से फिर उसकी ब्राइटनेस का डिफरेंट फैक्टर्स के साथ रिलेशन, पावर डिसिपेशन के साथ रिलेटेड रिलेशन, रेटेड पावर के साथ रिलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट के साथ रिलेशन, थिकनेस ऑफ फिलामेंट के साथ रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया, कुछ शॉर्टकट्स बना के बता दिए ताकि हम एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर होगा, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी रेटेड पावर कम होगी, किसकी डिसिपेटेड पावर जो है वो कम होगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ब्राइटनेस को कंपेयर कर रहे हैं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में समझने, चाहे बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेशन। दोनों में ये कॉन्सेप्ट है। अब पावर डिसिपेशन जैसे चेंज होगी ब्राइटनेस वैसे चेंज होगी, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन है चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का रिलेशन पहले स्टार्ट में याद रख लें। ब्राइटनेस ऑफ एनी बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेशन। अब हम अकेले सीरीज कॉम्बिनेशन की दो जो है पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्राइटनेस जो है वो पावर डिसिपेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर भी इधर भी इसी तरह से ब्राइटनेस जो है वो पावर डिसिपेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्राइटनेस जो है पावर डिसिपेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों कॉम्बिनेशंस में। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दूसरी बात, पावर डिसिपेशन सीरीज के कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। देखें यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट है तो पावर डिसिपेशन का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट बन रहा है। वही बात मैंने वहां पर समराइज करके लिख दी रिजल्ट की सूरत में कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बट इन पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जहां तक हमारे पास जो बात है वो समराइज हो गई, इसको याद करना आसान हो गया। फिर हमारे पास रेटिंग पावर है। रेटिंग पावर के साथ जो है इन तीनों क्वांटिटीज का रिलेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में इनवर्स है। फिर अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस, पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस की, ये तीनों डायरेक्ट रिलेशन है। अब इन तीनों वेरिएबल्स का रिलेशन थिकनेस ऑफ फिलामेंट के साथ भी इनवर्स है। अब इस बात को समराइज इस तरह से करते हैं, पावर डिसिपेशन और ब्राइटनेस मैंने स्टार्ट में बताया, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट रिलेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है। फिर बाकी दो बातें होती हैं, रेटेड पावर और फिलामेंट, ब्राइटनेस, पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस, इन तीनों क्वांटिटीज का
थिकनेस ऑफ फिलामेंट और रेटेड पावर के साथ इनवर्स रिलेशन है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कर लें मेरे पास यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और इसके साथ दूसरा बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ तीसरा बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ चौथा बल्ब लगा हुआ है। ये 4 बल्ब जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और विद कांस्टेंट ब्राइटनेस जो है वो ग्लो कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब्स की तादाद बढ़ा दूं, 2 बल्ब्स और ऐड कर दूं, 3 बल्ब्स और ऐड कर दूं, तो पहले से मौजूद जो बल्ब्स सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहे थे, अब उनकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज करेगी, क्या वो डिक्रीज करेगी? इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक सेंटेंस की सूरत में लिखा, मैं समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पॉइंट याद रखें। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बल्ब्स की तादाद को इंक्रीज करते हैं तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो किस तरह रिड्यूस होगी, इसका आंसर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। देखें, आप लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सबके रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी रेजिस्टेंस 3, इसकी 4 और इसकी 5, 3 और 4 7 और 5 12 और इसकी सपोज कर लें 3 थी, कितनी हो गई 15। ऑलरेडी 15 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस और ऐड कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। देखें, याद रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा हो करंट तो कांस्टेंट होता है। यहां करंट डिक्रीज होने का मतलब यह है, पहले अगर फॉर एग्जांपल हर रेजिस्टर के पास 5 एम्पीयर करंट जा रहा था, अब वो रिड्यूस होगा 2 एम्पीयर हो जाएगा। लेकिन करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहने का मतलब अब सारी रेजिस्टेंस के पास 2 एम्पीयर करंट जा रहा है। तो अगर करंट रिड्यूस हो गया तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पावर डिसिपेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां हमने पढ़ा हुआ है पावर डिसिपेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है I²/R। तो जब करंट रिड्यूस हुआ तो पावर डिसिपेशन भी रिड्यूस, और हम जानते हैं ब्राइटनेस का रिलेशन पावर डिसिपेशन के साथ डायरेक्ट होता है। पावर डिसिपेशन रिड्यूस तो ब्राइटनेस भी सबकी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अब हम जाते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में मैंने स्टार्ट में बताया सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ब्राइटनेस का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। अब ब्राइटनेस का रिलेशन पावर डिसिपेशन के साथ डायरेक्ट, यहां तक ये बात हमें समझ आ गई। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन इनवर्स, तो यहां पर मैंने लिखा ब्राइटनेस और पावर डिसिपेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसी तरह जो हमारे पास ब्राइटनेस या पावर डिसिपेशन है, इसका रिलेशन थिकनेस ऑफ फिलामेंट के साथ भी डायरेक्ट बनता होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज है जिसके साथ इनवर्स रिलेशन है, पावर रेटिंग। देखिए यहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम था पावर रेटिंग का और थिकनेस का, तो यहां जो हमारे पास पावर रेटिंग है वो भी ब्राइटनेस और पावर डिसिपेशन के डायरेक्ट है, सिर्फ रेजिस्टेंस इनवर्स है। जबकि थिकनेस, पावर रेटिंग, पावर डिसिपेशन और ब्राइटनेस ये सारे आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आते हैं। मैंने सबको यहां पे समराइज कर दिया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास यहाँ 4 बल्ब थे, अगर यही 4 बल्ब, मैं यहां बात कर लेता हूं, देखिए 3 बल्ब ऑलरेडी जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बल्ब्स की तादाद को इंक्रीज कर दें तो फिर इनकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको अब हम समझते हैं। देखें वही कॉन्सेप्ट, अगर हम इसमें बल्ब्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम जानते हैं पावर डिसिपेशन का फार्मूला पैरेलल के केस में हमारे पास है V²/R। अब यहां पर क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेशन भी कांस्टेंट तो ब्राइटनेस भी कांस्टेंट रहेगी। जितने मर्जी बल्ब इंक्रीज कर दें। प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमारे घर की जितनी भी हमारे पास वायरिंग है वो सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद है, सारे अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो यहां अगर हम किसी रूम में बल्ब्स की तादाद को इंक्रीज करते हैं तो ब्राइटनेस के ऊपर तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होता। इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर यही सीरीज में कनेक्टेड हो तो फिर उनकी ब्राइटनेस रिड्यूस कर जाएगी। ये हम स्टार्ट करते हैं, जितने यहां पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े मोस्टली ये सारे कॉन्सेप्ट्स सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के अब हम यहाँ पर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट और भी मैं स्टार्ट में बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बाज़ दफा हमें एमसीक्यू से आएगा, यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं कि एक सर्किट के अंदर 3 बल्ब्स लगे हुए हैं डिफरेंट वाट्स के, कौन सा बल्ब मोर ब्राइटर होगा
इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन सा बल्ब मोर ब्राइटर होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको याद करने का तरीका समझिए। सीरीज के स्टार्ट में एस आता है और समाल के स्टार्ट में भी एस आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो समाल पावर वाला बल्ब होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, एस से याद रखें। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद करने का तरीका यह है कि पैरेलल के स्टार्ट में पी आता है और पावर के स्टार्ट में भी पी आता है। इसको याद करने का तरीका यह है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोर ब्राइटर वो होगा जो मोर पावर वाला होगा, ज्यादा पावर वाला होगा, जिसके वाट्स ज्यादा होंगे। सीरीज में जो स्मॉलर होगा मोर ब्राइटर होगा, पैरेलल में पावर वाला जो है मोर ब्राइटर होगा। ये याद करने का तरीका है, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाए। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनमें से फ्लो करने वाला करंट जो है वो 2 एम्पियर है, पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करें। पावर डिसिपेशन का फार्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अकेले रेजिस्टेंस नहीं है, 3 रेजिस्टर हैं और तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। तो हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका यह है, गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। यानी कि इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू एन आर। अब आई हमारे पास 2, इसकी पावर 2, एन हमारे पास जो है वो 3 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 3 गिवन है, 3 3 9, इधर 4, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो 36 बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ बल्ब ऑफ पावर 100 वाट इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वाट, पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी। एक बल्ब की पावर डिसिपेशन गिवन है, दूसरे की हमने मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। पावर का रिलेशन वोल्टेज के साथ डायरेक्ट है, इसका मतलब हम इसे लिखेंगे P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टू, इसको लिखा जा सकता है P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1। वैल्यूज पुट करें, यह आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू V2 हमारे पास है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 वाट। ये दो जीरोस इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4 को जब डिवाइड करेंगे 100 पे तो आंसर हमारे पास जो है वो 25 वाट आ जाएगा। 3 बल्ब्स 10 वाट, 20 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, व्हिच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट। देखें, हम लोग यहां से देख सकते हैं कि सीरीज में पावर रेटिंग और फिलामेंट, थिकनेस ऑफ फिलामेंट का आपस में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा। बाकी सारे वेरिएबल्स का इसके साथ रिलेशन इनवर्स, इसके साथ इनवर्स, फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसकी थिकनेस भी ज्यादा होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 40 बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 4 बल्ब ऑफ 10 वाट, 20 वाट एंड 30 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर वर्ड आ गया पैरेलल। ये बात मैं स्टार्ट में ही बता दी थी कि इसको याद करने का तरीका यह है कि पावर के स्टार्ट में P और पैरेलल के स्टार्ट में भी P आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर वाला बल्ब जो है वो बहुत ब्राइटर होगा। तो इसमें पावर वाला बल्ब हमारे पास कौन है, 40 वाट, जो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा। There are 3 bulbs of 60 watt, 100 watt and 200 watt. Which bulb has thickest filament? Again, यहाँ पर हमें जो है, इसमें एक बात समझ लें, अगर स्टेटमेंट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेंशन हो तो ठीक है। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेंशन नहीं है तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि पावर रेटिंग रिलेशन थिकनेस के साथ डायरेक्ट है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसकी थिकनेस भी ज्यादा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन 200 वाट बनता है। You are given 3 bulbs of 25, 40 and 60 watt. Which of them has lowest resistance? किसकी रेजिस्टेंस कम होगी? अब अगेन यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन नहीं पता है, तो हम इसे सपोज करेंगे कि ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पावर का फार्मूला है P is equal to V square over R। अब जिसकी पावर जो है
वो ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लोएस्ट होगी। तो हम यहाँ कंपैरिजन में देखें तो 60 वाट जो इसकी पावर ज्यादा, तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी। लास्ट एमसीक्यूज, two bulbs of 100 watt and 200 watt rated at the same voltage are connected in series। स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें पता चला कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। Which bulb will grow more brightly? सीरीज स्मॉल पावर वाला, तो इन सब में जो स्मॉल पावर वाला है इन दोनों में हमारे पास 100 वाट है, तो 100 वाट जो है वो मोर ब्राइटर होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनईटी फिजिक्स। देखिए इससे पहले ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले हम वापस यहाँ पर आते हैं। अभी हमने इस सर्किट को समझा, इसमें हमने दो बातें समझी। पहली बात तो ये समझी कि चार्ज लो पोटेंशियल पर पड़ा होता है, लो पोटेंशियल टर्मिनल पर पड़ा होता है, बैटरी वर्क डन ऑन द चार्ज करती है और उस चार्ज को वहां से उठाती है और इसे हाई पोटेंशियल पर लेकर जाती है। अब चार्ज को इसने एनर्जी प्रोवाइड कर दी क्योंकि वर्क डन ऑन द चार्ज किया। अभी जो एनर्जी प्रोवाइड हुई, वर्क डन ऑन द चार्ज हुआ, ये एनर्जी चार्ज जो है लेकर सर्किट में जाता है, एनर्जी लॉस करके वापस बैटरी के पास आ जाता होता है। बस यहीं पे हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट क्लियर हो जाता है। जो एनर्जी बैटरी ने चार्ज को सप्लाई की to move it from low potential to high potential, this energy is called EMF of battery, electromotive force of battery। और वो एनर्जी जो चार्ज इससे लेकर इस सर्किट में गया लॉस करने के लिए, उसको कहा जाता होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एन आइडियल सर्किट, अगर हम आइडियल सर्किट की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क आता है, जिसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। पॉइंट यहाँ पर ये है, फॉर एग्जांपल मैं बाजार से एक सेल परचेज करके आता हूँ, उस सेल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो 5 वोल्ट उसकी ईएमएफ कहलाएगी। अब उस 5 वोल्ट के सेल को चाहे मैं सर्किट में कनेक्ट करूं या ना करूं, उसके अंदर एनर्जी 5 वोल्ट की मौजूद है, वो ईएमएफ कहलाएगी। अब जब मैं इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करता हूं, इसके साथ कोई छोटा सा बल्ब कनेक्ट कर देता हूं, अब जो बल्ब के पास एनर्जी जा रही होगी, जो वोल्टेज जा रही होगी, वो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। वो इसके बराबर भी हो सकती है 5 वोल्ट के, और इससे कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स डिफरेंशिएट कर दिए। E is equal to energy supplied per unit charge, जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की पर यूनिट चार्ज, अगेन बात यूनिट चार्ज की आ रही है। ये बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख चुके हैं। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंपलीफाई करने के लिए आमतौर पर एक छोटा चार्ज लेते होते हैं, जो कि हमारे पास यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने के लिए बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगी उसे ईएमएफ कहा जाएगा। वही 1 कूलम चार्ज जो एनर्जी जाके सर्किट में लॉस करेगा, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों क्वांटिटीज का यूनिट हमारे पास जो है जॉल पर कूलम, वो भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ का काज, ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस की काज है। अगर ईएमएफ ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब तक मेरे पास बैटरी ना हो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की काज है और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का इफेक्ट है। प्रेजेंट वेदर सर्किट इज ओपन और क्लोज, चाहे जो सेल है या बैटरी वो सर्किट में लगी हो या ना लगी हो, उसके पास एनर्जी मौजूद होती है, जिसको हम ईएमएफ कह रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम होगा जब सर्किट क्लोज होगा। इसको मैं यूं समझ लेता हूं, सपोज कर ले मैंने यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कोई चार्ज एनर्जी लेकर इसके पास नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन बैटरी के पास तो अभी भी एनर्जी पड़ी हुई है चार्ज को देने के लिए, ईएमएफ इज प्रेजेंट, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो। लेकिन अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होगा। वोल्टमीटर मेजर ईएमएफ व्हेन सर्किट इज ओपन, वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज।
वोल्ट मीटर ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर ही जो है वो ईएमएफ को मेजर करेगा। इसकी कंडीशंस हम इसकी कुछ और टर्म्स स्टडी करने के बाद हम वहां पर देखेंगे कि वोल्ट मीटर ईएमएफ कब मेजर करेगा और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करेगा।